हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KBM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस कि रेसिस्टेंसेस को कैसे कंबाइन करेंगे। आज हम इनको देखने वाले हैं। चलिए, रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का दो तरीका है। एक है कि सीरीज में आप कंबाइन कर सकते हो, दूसरा है कि पैरेलल में कंबाइन कर सकते हो। हम दोनों को समझते हैं कि सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन होता है। यदि किसी रेसिस्टेंसेस को दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस है और उसको सीरीज में कंबाइन करना है, when two or more resistances are connected end to end, क्या करना है? इंड टू इंड कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ R1 रेसिस्टेंस लगा हुआ है। R1 रेसिस्टेंस जहां इंड हुआ है वहीं से एक दूसरा रेसिस्टेंस R2 चालू हो गया, और जहां R2 खत्म हुआ वहीं से R3 एक रेसिस्टेंस फिर से उसमें आके जुड़ गया। तो इसको इंड टू इंड कनेक्शन कहते हैं कि एक रेसिस्टेंस आया, खत्म हुआ, फिर दूसरा रेसिस्टेंस चालू, फिर ये खत्म होगा, तीसरा चालू। तो जब एक रेसिस्टेंस के इंड पर दूसरा रेसिस्टेंस लगा हो और उस दूसरे के इंड पर तीसरा रेसिस्टेंस लगा हो और तीसरे के एंड पर चौथा रेसिस्टेंस लगा हो, तो इसको इंड टू इंड कनेक्शन कहते हैं। और सीरीज हमारा इंड टू इंड कनेक्शन करवाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इंड टू इंड कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें कहता है जब दो और दो से अधिक रेसिस्टेंसेस, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है, ये R3 रेसिस्टेंस है। ये तीनों रेसिस्टेंस एक पॉइंट पर, एक पॉइंट इधर मान लीजिए इधर B है, इधर A है, एक पॉइंट A पर और दूसरा पॉइंट B पर कनेक्ट है। ये भी देखें तो A पर से चला, फिर B पर जाके कनेक्ट हो गया, फिर A से चला, B पर जाके कनेक्ट हो गया, फिर A से चला, B पर कनेक्ट हो गया। तो ऐसे हुआ, मतलब ये तीनों रेसिस्टेंसेस दो पॉइंट से जुड़े रहते हैं। तीनों रेसिस्टेंसेस या दो से अधिक कितने भी रेसिस्टेंस है वो कितने पॉइंट पर जुड़े होंगे? दो पॉइंट पर जुड़े होंगे। ठीक है, तो इसको पैरेलल हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जंक्शन मिलने जरूर मिलेगा। जंक्शन यानी एक ऐसा पॉइंट, ज्वाइंट कह सकते हैं उसको, एक ऐसा पॉइंट जहां से ढेर सारे रास्ते निकले हों, ढेर सारा रेसिस्टेंसेस के लिए ढेर सारा रेसिस्टेंस जुड़ा हो। जब मान लीजिए यहां से जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स किया गया, यानी बैटरी लगाया गया, तो बैटरी क्या किया होगा? करंट को फ्लो करवाना शुरू कर दिया होगा। तो करंट जैसे ही यहां से फ्लो हुआ होगा, तो ऐसे करंट फ्लो हुआ होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, यहां तक तो करंट आई फ्लो होके आ गया। यहां आने के बाद उसको तीन रास्ता मिला होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस R1 यहां लगा हुआ, R2 यहां लगा हुआ, R3 यहां लगा हुआ है। तो तीनों रेसिस्टेंस में करंट जाना चाहिए। तो यहां आके क्या करेगा? करंट बट जाएगा, थोड़ा इधर चल जाएगा, थोड़ा इधर चल जाएगा, थोड़ा इधर चल जाएगा। इधर में जो जाएगा उसको मान लेते हैं कि नहीं, कुछ तो I1 है, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। ठीक है, तो पहले रेसिस्टेंस में I1 करंट गया, दूसरे रेसिस्टेंस में I2 गया, तीसरे रेसिस्टेंस में I3 करंट गया। इसी तरह फिर निकलते निकलते करंट यहां तक आया, यहां आया, यहां आया, फिर आके कंबाइन जब हुआ तो फिर I बन गया, क्योंकि तीनों जब जुड़ेगा तो फिर से I बन जाएगा। फिर करंट ऐसे आया और फिर बैटरी में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल में जो करंट है वो डिवाइड कर जाता है। पैरेलल में जो करंट है वो डिवाइड कर जाता है। पैरेलल में जो करंट है वो क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। देखिए करंट चला चला चला, यहाँ जैसे ही ज्वाइंट पर आया तो ज्वाइंट पर तीन रास्ते मिले। एक चल गया R1 रेसिस्टेंस में, एक चल गया R2 रेसिस्टेंस में, तो तीसरा चल गया R3 रेसिस्टेंस में। तो करंट इसमें डिवाइड हो जाता है। आइए इसमें देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए ये तीनों रेसिस्टेंस को बैटरी से जोड़ा गया। बैटरी का वोल्टेज कितना है? V है। यहां से करंट जैसे ही फ्लो करवाएगा, बैटरी जोड़ेंगे तो करंट फ्लो करवाना शुरू कर देगा। मान लीजिए यहां से करंट I निकलना शुरू हुआ, करंट I निकलता गया, निकलता गया, निकलता, यहां तक करंट I मान लीजिए आ गया। ठीक है, अब R1 की बारी है। तो R1 से होके यहाँ कोई जंक्शन उक्शन है क्या? यहाँ कोई ज्वाइंट है क्या? R1 के पास इधर R1 लगा हुआ है, ये R1 है, तो यहाँ कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि जहां से करंट को इधर जाने के लिए रास्ता मिल सकता है, इधर जाने के लिए रास्ता मिल सकता है, इधर जाने के लिए रास्ता मिलेगा, इधर नहीं। उसको एक ही पाथ है स्ट्रेट, उसी पाथ में क्या करना होगा? उसको फॉलो करवाना होगा। तो एक ही पाथ है, तो इस पाथ में वो फॉलो करना शुरू कर देगा। तो मतलब R1 में भी वही I करंट जाएगा, R2 में भी वही करंट जाएगा, R3 में भी वही करंट जाएगा, और फिर ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो I करंट निकल के फिर से कहाँ चल जाएगी? बैटरी में चल जाएगी। यानी करंट डिवाइड नहीं करता है, यानी करंट इसमें क्या रहता है?
सेम ही रहता है एज वेल एज, करंट क्या रहता है, सेम एज वेल एज रह जाता है, मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। आई करंट निकला तो पूरा होल सर्किट में आई करंट ही फ्लो करेगा, तो करंट सेम रहता है। अब हम लोग समझते हैं वोल्टेज को। चलिए, जैसे ही हम वोल्टेज यहाँ से देना शुरू किए तो बैटरी जैसे ही फिक्स किए तो R1 में जो है वोल्टेज जाएगा V1, R2 में जाएगा V2 और R3 में जाएगा V3। क्यों? वो सीरीज में ऐसा हो रहा है, सीरीज में जो है वोल्टेज बट जाता है। हमने जब वोल्टामीटर R1 के अक्रॉस लगाया तो पाया कि वहां से जो वोल्टेज है वो अपने अनुसार R1 अपने अनुसार वोल्टेज फिक्स कर ले रहा है, क्योंकि इसमें कितनी रेसिस्टेंसेस बाधा उत्पन्न हो रही है वो पता नहीं है। तो बैटरी को इससे करंट फ्लो करवाने में कितना एनर्जी लगाना पड़ रहा है वो हो गया हमारा V1। उसी तरह R2 में कितना एनर्जी लगाना पड़ रहा है, कितना पावर देना पड़ रहा है, कितनी वोल्टेज देनी पड़ रही है जिससे कि इससे करंट निकल पाए, तो उसको कहेंगे हम लोग V2। फिर इसी को कहेंगे हम लोग V3, जिसमें R3 में। तो वोल्टेज का क्या हो जा रहा है, बंटवारा हो जा रहा है। कहाँ? सीरीज में। सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है, सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है, यानी डिवाइड कर जाता है, डिवाइड्स कर जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। जब ये तीनों वोल्टेज को हम लोग ऐड करेंगे ये हमारा पूरा वोल्टेज निकल जाएगा, यानी नेट वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज था वो निकल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं नेट वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये नेट होगा, मतलब जितना का बैटरी हमारा था उतना निकल गया होगा। इसमें देखिए ये सारा का सारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है, R1 भी पैरेलल में है, R2 भी पैरेलल में है, R3 भी पैरेलल में है। ठीक है, यहां से जैसे ही बैटरी लगाए और बैटरी भी वोल्ट का है तो हमको इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस वोल्टेज पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके इंड पर क्या करना पड़ेगा, एक वोल्टामीटर लगाना पड़ेगा। और वोल्टामीटर जब लगाए तो इसके अंदर पाया गया कि इसके अंदर वही सेम वोल्टेज है, वही सेम वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज इसमें नहीं बदल रहा है। R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज गया, R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज गया और R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज ही गया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो नहीं बदलता है, सेम रहता। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता, कह सकते हो एज वेल एज पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलता है। सीरीज में वोल्टेज बदल जाता है, पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलता है। सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिवाइड कर जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला इन सीरीज इन पैरेलल, कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में फार्मूलाज क्या होता है रेसिस्टेंसेस को जोड़ने पर। अभी हमने देखे थे कि जब किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी को लगा देते हैं, यहाँ मान लीजिए बैटरी का जो वोल्टेज है V है, और जैसे ही बैटरी सेट करेंगे तो वो करंट फ्लो करवाना शुरू कर देगा। करंट यहाँ से I फ्लो होना शुरू हुआ, होते होते यहाँ तक आया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ से एक ही रास्ता है, तो करंट ऐसे जाते रह जाएगा। मतलब I करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो I ही निकल के बाहर भी आएगा, मतलब I करंट निकल के कहाँ तक जाएगी, बैटरी में समा जाएगी फिर से। ठीक है, तो यहाँ करंट डिवाइड नहीं हुआ था और यहाँ करंट डिवाइड हो गया था। इसमें देखिए बैटरी जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए तो जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी लगाए तो वोल्टेज बैटरी का मान लीजिए V है तो ये करंट सेट कर देगा, करंट को फॉलो करवाना शुरू कर देगा। मान लीजिए I करंट फॉलो करवाना शुरू किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक I करंट आया, यहाँ जाने के बाद उसको जंक्शन मिला, जंक्शन मिलने के बाद ही वो क्या कर लेगा, अपना डिवाइड कर लेगा कुछ कुछ करंट को। ठीक है, मान लीजिए इसके साथ I1 करंट गया, इसके साथ I2 गया, इनके साथ I3 करंट गया, फिर कंबाइन होके लास्ट में यहाँ तक I1 I2 I3 और यहाँ आएगा तो फिर से I हो जाएगा, ऐसे फिर बैटरी में I होके समा जाएगा। तो इसमें करंट का डिवीजन हो जाता है और वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता, लेकिन इसमें वोल्टेज का डिवीजन हो जाता है। इसमें V1 वोल्टेज आया होगा, इसमें V2 वोल्टेज आया होगा, इसमें V3 वोल्टेज आया होगा। तो दोनों को देखिए कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं, इसमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इसमें करंट डिवाइड हो रहा है। तो जहां से ये डिवीजन शुरू हो रहा है, चाहे करंट में हो रहा है चाहे वोल्टेज में हो रहा है, तो पैरेलल में करंट में हो रहा होगा और सीरीज में वोल्टेज में हो रहा है। तो जहां से हो रहा है वहीं से हम लोग ये प्रूफ करना शुरू कर देंगे, फॉर्मूला निकालना शुरू कर देंगे। देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज
तीन भागों में बट जा रहा, V1 V2 और V3 में, V1 V2 और V3 में। यहां से हम V का यदि फॉर्मूला लिखें तो आप ओम्स लॉ में V बराबर पढ़ के आए हैं IR, V बराबर क्या होता है IR, तो V का फॉर्मूला लिख सकते हैं I और R। यहाँ भी हमारा पूरा ओवरऑल सर्किट का वैल्यू, तो उसको V नेट भी कह सकते हैं, या सीरीज के लिए निकाल रहे हैं तो SR भी कह सकते हैं। सीरीज का ये नेट वोल्टेज है V, तो SR भी कह सकते हैं, इक्वल्स टू, फिर से V1 आया तो R1 रेसिस्टेंस के थ्रू, R1 रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमको निकालना, मतलब V1 के अक्रॉस हमको देखना है कि क्या होगा। तो V1 के अक्रॉस I तो सेम ही रहेगा, तो I बदलेगा नहीं लेकिन R क्या है, तो R1 है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। सब में देखिए I कॉमन है, तो I कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। I कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं R इन सीरीज, यदि टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला। यदि मान लीजिए इससे n रेसिस्टेंस लगा होता, n रेसिस्टेंस लगा होता, तो हम लोग ये कहते कि तब जो नेट रेसिस्टेंस होता, तब हम लोग कहते उसको कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन सो n तक। कहां तक जाएगा ये, Rn तक चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला देखते हैं कि पैरेलल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। डिवीजन कहां से शुरू होता है, कौन डिवाइड करता है, तो करंट डिवाइड होता है। तो हमने अभी कहा कि जैसे कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड कर रहा, तो हम लोग वोल्टेज से चलना शुरू किए। सिमिलरली जब इसमें देख रहे हैं कि करंट डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग करंट से चलना शुरू करेंगे। करंट क्या होता है, यहां जाके डिवाइड कर जाता है, तो ठीक है। तो I बराबर होता है किसके, I1 I2 I3 के सम के बराबर होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के सम के बराबर होता है, ठीक है। अभी हम फिर से ओम्स लॉ देखे थे कि V बराबर क्या हुआ था, IR हुआ था। यहां से I निकाले तो क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, I बराबर V बाई R हो जाएगा हमारा। यहाँ I है तो I बराबर क्या लिखेंगे, V बाई R। लेकिन यहाँ जो हम V लिख रहे हैं वो भी किसके लिए लिख रहे हैं, हम लोग इस पूरे सर्किट, ओवरऑल सर्किट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और हमको पता है कि इसमें वोल्टेज सब में सेम होता है, ठीक है। और ये जो R लिए हैं फिर से ओवरऑल सर्किट के लिए लिए हैं। यहाँ जो पूरा तीनों सर्किट को, तीनों रेसिस्टेंस है, उस तीनों रेसिस्टेंस को कंबाइन करके जो एक ओवरऑल सर्किट बनाया उसके लिए, इसको हम लोग कह सकते हैं R पैरेलल, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल पूरे पैरेलल के लिए ले रहे हैं, सब के लिए लेना कि R1 R2 R3 अकेला अकेला नहीं, पूरे के लिए। ये जो है हमारा पूरे के लिए, ओवरऑल के लिए है, ठीक है। और I1 बराबर हो जाएगा V बाई R1, क्योंकि R1 के अक्रॉस I1 करंट जाता है, ठीक है। V बाय R2, V बाई R3, सो ऑन सो। चलिए V बाई RP इक्वल्स टू, देखिए सबके ऊपर V है, V कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। V से V कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1 बाई RP का फॉर्मूला हो गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आप जानिए यहाँ तीन रेसिस्टेंस रखे हुए थे, तो 1 बाई R1 1 बाय R2 1 बाय R3 का सम आया। जब n रेसिस्टेंस रखे होते, तब n रेसिस्टेंस होता हमारे पास, तब क्या करते, तब निकालते हम लोग 1 बाई RP बराबर 1 बाई RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस सो ऑन सो करते जाते हैं, फिर 1 बाय Rn तक चलते। कहां तक चलते, 1 बाय Rn तक चलते, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता पैरेलल का नेट पैरेलल फॉर्मूला, और ये हो जाता है नेट
सीरीज फॉर्मूला, ये हो जाता है नेट सीरीज फॉर्मूला। ये था दोनों हमारा पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला। सीरीज में हम लोग इसको याद रखेंगे, पैरेलल में हम लोग इसको याद रखेंगे। जितना रेसिस्टेंस लगा रहेगा इनमें रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे, इनमें सीधा सीधा जोड़ देंगे तो हमारा नेट रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल को। 3 resistors of 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm are connected in series with a 12 volt power supply. Calculate their, फर्स्ट में है combined resistance, दूसरा है करंट दैट फ्लो इन द सर्किट इन ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स, निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो सीरीज में कंबाइन करी गई है 3 रेसिस्टेंस को, एक है 5 ओम का, दूसरा है 10, दूसरा है 15 ओम का, इनको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, तो ये पहला रेसिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम का है, ठीक है। यहीं से दूसरा रेसिस्टेंस 10 ओम का है, फिर तीसरा रेसिस्टेंस 15 ओम का है, और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, हमने सीरीज में जोड़ दिया है, ठीक है। ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए सीरीज में। कितने पावर सप्लाई से? 12 वोल्ट के पावर सप्लाई से, 12 वोल्ट के पावर सप्लाई, यानी वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट का। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये 12 वोल्ट का बैटरी का। ये हमारा R1 रेसिस्टेंस है, मान लीजिए ये 5 ओम का है, ठीक है। ये R2 रेसिस्टेंस है, ये 10 ओम का है, ठीक है। उसके बाद ये R3 रेसिस्टेंस है जो 15 ओम का है, ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालिए, क्या होगा, मतलब ओवरऑल मतलब पूरे सर्किट में। पहला नंबर कह रहा है कि कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालिए, मतलब इस पूरे ओवरऑल सर्किट में कितना रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस बताओ क्या है। तो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो हम लोग RS निकाल लेंगे। फर्स्ट नंबर में क्या निकाल लेंगे, RS निकाल लेंगे। आप लोग जानते हो कि RS बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना रेसिस्टेंस लगा हुआ है, जितने भी रेसिस्टेंस लगे हुए सबका सम सीरीज निकाल के दे देता है, ठीक है। तो R1 है 5 ओम का, ये है 10 ओम का, R3 है 15 ओम का, तो सबको सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, 10, 25, 5, 30, ये 30 ओम का हो जाएगा। कितना ओम का हो जाएगा 30 ओम, यानी RS निकल के आ चुका है। इस ओवरऑल सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है 30 ओम का है। और क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर में कह रहा है सेकेंड नंबर में कह रहा है कि करंट निकालिए, क्या निकालिए, करंट निकालिए, फ्लो इन द सर्किट इन ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर में। मतलब R1 में भी क्या जाता है, R2 में कितना करंट है, R3 में कितना करंट जाता है। तो आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो सीरीज में करंट का बंटवारा नहीं होता है। जब सीरीज में करंट का बंटवारा नहीं होगा तो इसका मतलब ओवरऑल सर्किट में R1 में भी वही जाएगा, एक ही करंट जाने वाला है। जो करंट R1 में जाएगा वही R2 में जाएगा, वही R3 में जाएगा, मतलब सब में करंट सेम होने वाला है, तो एक ही करंट निकलेगा। वो हम लोग निकाल के दिखाते हैं कि कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं। हमको पता है कि इस पूरे सर्किट में जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का बैटरी लगाया गया, पावर सप्लाई 12 वोल्ट का है, ठीक है। और हमको पता है कि ओवरऑल सर्किट का जो रेसिस्टेंस है, पूरा सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो भी हमको पता है कि 30 ओम का है, ठीक है। तो क्या हम I नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? आपने पढ़ा है V बराबर क्या होता है, IR। ओम्स लॉ में पढ़े थे V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो क्या हम यहाँ से I नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, we know that I बराबर क्या जानते हैं, I बराबर, तो R को भेज दीजिए इसके नीचे, तो हो जाएगा V बाई R। और यहाँ R क्या है 30 है, और V कितना है 12 है, तो आसानी से निकल जाएगा। यानी 12/30 कटकुट कर लीजिए, तो 6 से काट लीजिए, 6 2 जा 6 5 जा, यानी आ गया 2/5 एम्पियर करंट। पूरे इस सर्किट से भी R1 से भी जाएगा 2/5 एम्पियर करंट, R2 से भी जाएगा 2/5 एम्पियर करंट, R3 से भी जाएगा 2/5 एम्पियर करंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि
थर्ड नंबर यहाँ, थर्ड नंबर कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज निकालिए। क्या निकालिए? वोल्टेज निकालिए। ठीक है, अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, मतलब वोल्टेज निकालना है V1, यानी पहले रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितना है, दूसरे में कितना है, तीसरे में कितना है, ये निकालना, यानी वोल्टेज निकालना ईच रेसिस्टेंस में, यानी V1 V2 V3 चाहिए। क्या चाहिए? हमको चाहिए V1, हमको चाहिए V2, हमको चाहिए V3। बताइए क्या होगा? तो हम लोग को देखिए सबके लिए करंट पता है हमको, हमने करंट निकाल रखा है अभी 2/5 एम्पियर का। करंट कितना निकाल रखा है? 2/5 एम्पियर का। और पहले में यदि निकालें, पहले रेसिस्टेंस का वोल्टेज कितना है वो निकालें, तो R1 हमको पता है कितना, R1 पता है 5 ओम। R1 कितना पता है? 5 ओम का। तो क्या हम यहाँ से V1 नहीं निकाल सकते? तो हाँ निकाल सकते। अभी देखे थे ओम्स लॉ, V बराबर आई आर हुआ था, तो I और R V1 के लिए निकाल रहे हैं तो रेसिस्टेंस R1 लेंगे। I हुआ 2/5 और R1 है 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो V1 निकल के आ चुका है 2 वोल्ट का। कितना? 2 वोल्ट का। V1 कितना निकल के आ गया? 2 वोल्ट का। सिमिलरली हम V2 भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? V2 भी निकाल सकते हैं। V2 बराबर क्या होगा? तो I इंटू R2, I इंटू R2, I है 2/5 और R2 हमारा है 10। R2 कितना है? 10। तो यहाँ रख दीजिए R2 10। R2 कितना है? 10। इनसे काट लीजिए इनको 2 टाइम्स में, तो V2 निकल के आ गया है कितना? 4 वोल्ट का। कितना? 4 वोल्ट का। V2 निकल के आया है 4 वोल्ट का। और सिमिलरली हम लोग V3 भी निकाल सकते हैं। V3 कैसे निकालेंगे? I तो सब में सेम है, केवल इसमें रेसिस्टेंस थर्ड लगा दीजिए, थर्ड रेसिस्टेंस। I हमारा 2/5 निकल के आ चुका है और R3 आप देखिए यहाँ 15 ओम है, 15 ओम है। कट कर लीजिए 5 से, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 वोल्ट का। कितने का हो जाएगा? 6 वोल्ट का। V3 निकल गया 6 वोल्ट का। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ये तीसरा का कहानी था। ठीक है, दूसरा का कहानी यहाँ था और पहला कहानी तो यहाँ निकला हुआ था। तो इसमें जो 3 कहानी पूछी हुई थी हमने तीनों कह दिया। क्या कह दिया? कि पहला था कंबाइंड रेसिस्टेंस, तो हमने कंबाइंड रेसिस्टेंस निकाल दिया कि R1 R2 R3 सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो नेट रेसिस्टेंस क्या होगा? कंबाइंड रेसिस्टेंस का मतलब होता है नेट रेसिस्टेंस, और नेट रेसिस्टेंस निकल के आ चुका हमारा 30 ओम का। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछ रहा था कि करंट दैट फ्लो इन द सर्किट इन रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर में R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी कितना करंट फ्लो होगा। और ये पता करने के लिए हमने एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि ये सारा जो है जोड़ा हुआ है सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट इसमें भी वही जाएगा जो इसमें जाएगा, इसमें भी वही जाएगा जो R3 में जाने, मतलब ओवरऑल सर्किट में देखे तो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमको वोल्टेज पता था कि 12 वोल्ट का है। पूरा पावर सप्लाई जो है इसमें जो पावर मिल रहा है वो कितना है? 12 वोल्ट का है। और ओवरऑल सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो 30 ओम का था, तो आई हमने निकाल लिया। आई बराबर जानते थे V/R होता था, यहाँ से जब सॉल्व करे तो 2/5 एम्पियर आ गया। फिर थर्ड कह रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए प्रत्येक रेसिस्टर्स का। ठीक है, तो हमने V1 V2 V3 को निकालने का प्रयास किया। आई सब में सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें भी वही आई जाएगा, इसमें भी वही करंट जाएगा, उसमें भी वही करंट जाएगा, तो हमने आई लिख लिया 2/5 एम्पियर का। R1 है 5 ओम, तो V1 निकल गया 2 वोल्ट का। इसी तरह V2 निकल गया 4 वोल्ट का, V3 निकल गया 6 वोल्ट का, और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 240 रेसिस्टर्स and or 20 resistor are connected in parallel with a 12 volt power supply. Calculate फर्स्ट नंबर में इफेक्टिव रेसिस्टेंस, सेकेंड नंबर में करंट फ्लो थ्रू each resistor, थर्ड नंबर में करंट फ्लो थ्रू द पावर सप्लाई इन ओवरऑल सर्किट। देखिए यहाँ जो दो रेसिस्टेंस जो 40 ओम का है, एक रेसिस्टेंस जो 20 ओम का है, इसको कनेक्ट किया गया है पैरेलली। कैसा कनेक्ट किया गया है? पैरेलल में कनेक्ट किया गया। चलिए हम लोग एक पहले ये सर्किट बना लेते हैं। दो 40 ओम का रेसिस्टर है। ठीक है, दो 40 ओम का रेसिस्टर है और एक 20 ओम का रेसिस्टर है। मान लीजिए ये R1 है जो 40 ओम का है। ठीक है, ये R2 है जो 40 ओम का है। ठीक है, ये R3 है
जो 20 ओम का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह दिया। कह रहा है ये तीनों जिससे जुड़ा हुआ है वो जो है उनसे जो पावर मिल रही है कितना का, उससे जो पावर मिल रही है वो 12 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? इस तीनों सर्किट को, तीनों रेसिस्टेंस को किससे जोड़ा गया है? पावर वोल्ट, 12 वोल्ट के पावर सप्लाई से, 12 वोल्ट के पावर सप्लाई से, 12 वोल्ट के पावर सप्लाई से। ठीक है, हमने फिगर बना लिया है। जब हम फिगर बना लिए हैं तो आप ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालिए। कभी इफेक्टिव की जगह दे सकता है कि टोटल रेसिस्टेंस निकालिए, कभी कह देगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, कभी कह देगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये सारा का मतलब होता है सेम ही चीज कि आप इसमें जितने भी रेसिस्टर्स लगा हुआ है सबका टोटल कंबाइंड रेसिस्टेंस निकाल दीजिए। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाषा क्या पूछा है, इफेक्टिव पूछा है, टोटल पूछा है या और कंबाइंड पूछा है, सबका मतलब होता है कि हम टोटल ही निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि ये R1 R2 R3 टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस बता दीजिए कितना होगा। तो सारा जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो हम लोग निकाल देंगे 1/RP, क्योंकि पैरेलल में हम फॉर्मूला पढ़े हैं रेसिप्रोकल करके। तो 1/RP इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 हमारा है 40, R2 हमारा है 40 और R3 है 20। जब इनको जोड़ घटाव करें, इनको जब जोड़ घटाव करें तो हो जाएगा हमारा 1/RP इक्वल्स टू 1/RP इक्वल्स टू 40, 40 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 40। जब 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/40। जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, यानी 1/RP निकल के आ गया 1/10। जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ से RP हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट, क्या कहते हैं, सॉरी 10 1/RP यदि निकला है 1/10 तो हमारा RP हो जाएगा 10 ओम का। कितने का हो जाएगा? 10 ओम का। तो हमारा एक नंबर कहानी हो गया। अब सेकंड नंबर कह रहा है, सेकंड नंबर में पूछता है कि द करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर से कितना करंट जाएगा। तो आपको पता है कि ये किस चीज में जुड़ा हुआ है? पैरेलली कनेक्टेड है। जब पैरेलली कनेक्टेड होता है तो हमारा जो करंट है वो बट जाता है। मान लीजिए इसमें I1 गया, इसमें I2 गया होगा और इसमें I3 गया होगा। ठीक है, तो करंट क्या हो गया? बट गया। तो हम लोग निकालेंगे कि R1 के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, R2 के अक्रॉस कितना गया, R3 के अक्रॉस कितना करंट गया। चलिए हम लोग निकालते हैं R1 के अक्रॉस। यदि R1 हमारा 40 ओम का है, R1 हमारा 40 ओम का है तो I1 कितना हो जाएगा? I1 कितना हो जाएगा यही निकालना है। और ओवरऑल सर्किट में वोल्टेज देखें तो 12 वोल्ट का है। कितना है? 12 वोल्ट का है। आप जानते हो कि I बराबर क्या होता है? आप जानते हो I बराबर ओम्स लॉ से क्या होता है? I बराबर होता है V/R, V/R। और यहाँ जो हम I निकाल रहे हैं वो R1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी R1 के अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा V/R1। तो V हमारा है 12 वोल्ट का और R है हमारा 40। तो ये हो जाएगा कट कुट के लगभग 6, 20, फिर कट जाएगा 3 और कट जाएगा 10। तो इसको हो गया कहेंगे 0.3 एम्पियर का, यानी I1 निकल के आ गया है हमारा, I1 निकल के आ गया हमारा 0.3 एम्पियर का। ठीक है, और दूसरा रेसिस्टर भी लगा है 40 ओम का। तो हम सिमिलरली कह सकते हैं कि I2 भी कितना हो जाएगा? 0.3 एम्पियर का, क्योंकि वो भी सेम ही रेसिस्टर है, वो भी 40 ओम का ही है। तो फिर से यही करते तो वो आता 0.3। अब हम निकाल लेते हैं I3। I3 कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा V/R3, V/R3। V हमारा है 12 अपॉन
R3 हमारा है 20 तो रख देंगे 20। जब कटपुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10। जब इसको ऐड कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा, यानी I3 निकल के आ गया है 0.6 एम्पियर का। अब ये तो दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा कह रहा है करंट फ्लो थ्रू सप्लाई इन ओवरऑल सर्किट, पूरे सर्किट में। तो पूरे सर्किट में ये I1 I2 I3 को जोड़ देंगे तो पूरा नहीं निकल जाएगा, तो हाँ निकल जाएगा, यानी तीसरा भी निकाल सकते हैं हम लोग, तीसरा भी निकाल सकते हैं। तीसरा क्या, I निकालेंगे तो हो जाएगा I1 I2 प्लस I3 का सम। तो I1 हमारा 0.3, तो जोड़ लीजिए 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.6, तो ये निकल के हो जाएगा 6 3 9 3 12 1.2 एम्पियर का। ओवरऑल सर्किट से जो करंट फ्लो करेगी वो होगा 1.2 एम्पियर का। तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक यहाँ है तो ये भी हो गया, और एक यहाँ था तो ये भी हो गया। तो 3, देखिए पहले नंबर का आंसर यहाँ है, दूसरे नंबर का आंसर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, और तीसरा नंबर का आंसर ये है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में कह रहा है पॉइंट A और पॉइंट B के बीच हमको इफेक्टिव रेसिस्टेंस चाहिए कितना होगा। चलिए इस बात को समझते हैं कि कैसे निकालेंगे इनको। देख के थोड़ा भयंकर सा लगेगा लेकिन बनाना आसान है। इस प्रकार का कोई भी सीरीज और पैरेलल जब कंबाइंड होके आए तो फिगर दिया हुआ रहेगा या फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना आसान होता, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब। चलिए देखते हैं। एक पावर सप्लाई है, कितने वोल्ट का है सो नहीं दिया हुआ, मतलब जो भी होगा तो वो इस पूरे ओवरऑल सर्किट में एक करंट फ्लो करने के लिए एक कोई ना कोई वोल्ट लगाना पड़ा होगा। तो जैसे ही ये वोल्टेज दिए होंगे तो करंट फ्लो शुरू हो गया होगा। मान लीजिए कि I करंट फ्लो होना शुरू हो गया। कौन सा करंट फ्लो होना शुरू हो गया, जैसे ही बैटरी लगाए तो I करंट फ्लो होना शुरू हो गया। I करंट यहाँ आया, फिर से I करंट यहाँ आया, ठीक है, यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद देखिए इसको 3 रास्ता मिला, एक रास्ता इधर जाने के लिए, एक रास्ता इधर जाने के लिए, एक रास्ता इधर जाने के लिए। ठीक है, तो करंट अब 3 भाग में यहाँ बट गया। एक बात देखिए कि यहाँ A पॉइंट पर आने के बाद यदि ऊपर गया होगा तो ऊपर R1 और R2 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और R2 और R1 एक ही तार में है। एक ही तार में है मतलब क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में है। ये कैसे पता चला, इस रेसिस्टेंस R1 को देखिए, जहां इंड किया वहीं से एक दूसरा रेसिस्टेंस R2 चालू हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि R1 और R2 किस चीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो ऐसे पकड़ेंगे हम चीजों को, और जो बहुत आसानी से दिख जाए पहले उसको सॉल्व कर देंगे। तो A से जब चलना शुरू किया होगा, जब ऊपर गया होगा तो R1 और R2 मिला होगा। R1 और R2 सीरीज में जुड़ा हुआ, तो पहले हम R1 और R2 को निपटा देते हैं कि ये हमको समझ में आ गया है कि ये सीरीज में है, तो R1 और R2 को निपटाते हैं। यहां हम निकालते हैं RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्या निकालते हैं, R1 प्लस R2, क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये दोनों किस चीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो हम RS निकाल लेते हैं, किसके लिए, R1 और R2 के लिए। तो R1 हमको पता है 3 ओम का है, और R2 पता है 2 ओम का है, तो ये दोनों हो गया 5 ओम का। R1 और R2 कितने ओम का हो गया, 5 ओम का हो गया। RS निकल के आ चुका है कितना, 5 ओम का। किसके लिए, केवल इन दोनों को सॉल्व किए तब। अब यदि हम फिगर बनाएंगे तो इसके पैरेलल में ये वाला आ जाएगा, इसके पैरेलल में ये दोनों रेसिस्टेंस जुड़ जाएगा, ऐसे कुछ इसके पैरेलल में हो जाएगा। अब उसी तरह बीच से पास कर जाएगा तो वो तो सीधा बी तक चल जाएगा, क्योंकि एक ही रेसिस्टेंस लगा हुआ। फिर नीचे चलते हैं हम लोग, नीचे चलेंगे तो देखिए रेसिस्टेंस 4 और 5, 4 चौथा रेसिस्टेंस और 5वां रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और देखिए एक ही तार में जुड़ा हुआ। जहां चौथा रेसिस्टेंस खत्म हुआ वहीं से 5वां रेसिस्टेंस चालू हो गया, तो ये भी एक ही तार में है, मतलब ये भी सीरीज में है। तो हम लोग फिर से RS निकालेंगे, और RS अब किसके लिए निकालेंगे, चौथे और 5वें के लिए। किसके लिए निकालेंगे, चौथे और 5वें रेसिस्टेंस के लिए। चौथा रेसिस्टेंस है 3 ओम का, और 5वां रेसिस्टेंस है 2 ओम का, तो ये दोनों हो जाएगा 5 ओम का। यानी फिर से RS निकल गया हमको 5 ओम का, नीचे भी निकल गया 5 ओम का। अब यदि हम फिगर बनाएं
इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यदि हम फिगर बनाएं तो फिगर कुछ हमारा ऐसा बन के तैयार हो गया होगा। बीच वाला जो हमारा तीसरा रेसिस्टेंस हुआ है, तीसरा रेसिस्टेंस हमारा कितना 1 ओम का, तो 1 ओम का इसको बना लीजिए। अब मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए ए और इस दोनों को तो सॉल्व कर ले, इन दोनों को सॉल्व करके हो गया 5। ए और बी के साथ एक और जुड़ा हुआ है, ए और बी के साथ एक और जुड़ा हुआ है और वो है हमारा 5 ओम का, तो ये हो जाएगा हमारा 5 ओम का, ठीक है। और नीचे सॉल्व किए तो नीचे वाला भी था और नीचे वाला भी हुआ था हमारा 5 ओम का। ये हमारा R1 और R2 से निकल के आया है और ये R4 और R5 से निकल के आया हुआ है और ये दोनों किसी एक पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये दोनों किसी पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, दोनों पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये यानी ये जो निकला था हमारा RS R1 और R2 को लेके, R1 RS जो निकला था ये जो RS निकला था वो किसके लिए निकला था, R1 और R2 को लेके, R1 और R2 को लेके जो कितना हुआ था 5। सिमिलरली ये भी हमारा निकला था 4 और 5 को लेके। तो देखिए ये सारा अभी किस चीज में है, सीरीज पैरेलल में जुड़ा हुआ, सारा का सारा किस चीज में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, अब यहाँ जब कर जाएंगे और ये सारा का सारा पैरेलल में जुड़ा हुआ तो हम लोग निकाल देंगे 1/RP बराबर 1/RP बराबर, तो 1/R1। अब R1 किसको कहेंगे हम लोग, तो इनको मान लेते हैं कि R1 कह लिए। R1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे RS, क्या लिखेंगे RS, क्यों, क्योंकि R1 और R2 कंबाइन हो चुका है, R1 और R2 क्या हो चुका है, कंबाइन हो चुका है, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग RS प्लस 1/ बीच वाले को कहते हैं R3, ये बीच वाला R3 है और फिर से लास्ट वाला ये चौथा और पांचवे को जोड़ के आया था तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग RS, चौथा और पांचवा के लिए था वो, ठीक है। तो 1/RS पहले आया था 5 ओम का, तो ये हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 ओम का है तो 1 ओम और ये हो जाएगा 1/5। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5 से जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1 + 5 + 1 यानी हो गया 7/5, 7/5। इनको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आरपी हो जाएगा हमारा 5/7 एम्पियर का, 5/7 ओम का, 5/7 ओम का, 5/7 ओम का हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इनको सॉल्व करना आसान होता, थोड़ा फिगर में यदि कंफ्यूज ना हो तो, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।